नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग इतिहास प्रारंभ करने वाले हैं और इतिहास में हम लोग सबसे पहले प्राचीन इतिहास से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण चैप्टर हैं और उनसे भी संबंधित जो अति महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता या जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो मैं उन सब के लिए ये बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी एग्ज़ाम का कोई शेड्यूल नहीं आया है या कोई एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, लेकिन जैसा कि मैं बार बार यही कहता आया हूँ और एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आपका जो सिलेबस होगा वो एग्ज़ाम के 15 दिन पहले ही ख़त्म होगा। ठीक है, अब आज से इतिहास शुरू हो गया है। इतिहास से ज़्यादा आपका 15 से 20 दिन में इतिहास खत्म हो जाएगा तीनों। ठीक है, क्योंकि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में ज़्यादा वीडियोज़ हैं नहीं, सबसे ज़्यादा वीडियोज़ आधुनिक इतिहास में ही आने हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, उधर आपको हिंदी भी मिलती रहेगी। इसके अलावा जो बीच बीच में कुछ इकोनॉमी के टॉपिक या करंट अफेयर्स के भी वीडियो मैं आपको अब प्रदान करता रहूँगा। ठीक है, रेगुलरिटी बनी रहेगी। ओके, चलिए, तो जो लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, इसको आप लोग जान लीजिए। देखिए, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सभ्यता थी ये सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कांस्य युगीन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंधु के वासी थे उन्होंने पहली बार तांबे में टिन को मिलाकर कांसा बनाया था। इसी कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। इसके अलावा ये नगरीय सभ्यता भी थी। ध्यान रखिएगा, वैदिक सभ्यता जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रमुख अंतर यही है कि वैदिक सभ्यता वो ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी की सभ्यता ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसका जो काल है वो 2500 बीसी से 1900 बीसी तक, हालांकि अलग अलग किताबों में इसके अलग अलग काल दिए गए हैं, लेकिन जो सबसे सटीक माना जाता है वो यही 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का काल था। ओके, अब हम लोग इसके विस्तार के बारे में जानते हैं कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये कहां से कहां तक फैली थी, यानी इसका विस्तार उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में कहां से कहां तक था। तो देखिए, उत्तर में इसका विस्तार मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। आप लोग अगर भूगोल पढ़े होंगे तो उसमें मैप से आप लोग अपने दिमाग में मैप को देखिए। जम्मू कश्मीर, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में है, यानी जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक उत्तर दक्षिण। और उसके बाद पूर्व में आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है आलमगीरपुर पूर्व में, और पश्चिम में सुतकांगेडोर यानी पाकिस्तान तक। ठीक है, तो मांडा से दैमाबाद और आलमगीरपुर से सुतकांगेडोर तक ये सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार केंद्र था। ओके, चलिए, अब हम लोग कुछ इसके बारे में और जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे उनकी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जल निकास हेतु नालियों की व्यवस्था। देखिए, मैं इसमें सब कुछ नहीं लिखा हूं, लेकिन मैं जो कुछ बता रहा हूं आप उसको भी नोट डाउन करते चलिए। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि जल निकास के लिए, जल को निकालने के लिए वहां पर उपयुक्त नालियों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, एकमात्र ऐसा नगर था जिसका नाम था बनवाली, वहां पर नालियों के जल निकास हेतु नालियों की व्यवस्था नहीं थी, यानी वहां पर जल निकास प्रणाली का अभाव था। ठीक है, इसके अलावा जो सिंधु सभ्यता की नगर की सड़कें थी वे एक दूसरों को समकोण पर काटती थी। और ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की सड़कें जो थी वो कच्ची थी। सिर्फ मोहनजोदड़ो में एकमात्र ऐसा नगर था जहां से पक्की सड़कों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ओके, इसके अलावा जो सिंधु सभ्यता के नगर थे वो सब दो भागों में विभक्त थे, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला, सिवाय एकमात्र नगर जो कि धौलावीरा था। ये एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 इकाइयों में बटा था। ठीक है, तो आप लोग जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा, यही सब प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर कौन सा था जो 3 इकाइयों में बटा था, तो आपका जवाब होना चाहिए धौलावीरा। ठीक है, इसके अलावा चनहूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। सिंधु सभ्यता के
लगभग सभी नगर दुर्गीकृत थे, यानी वो किलेबंदी वहां पर की जाती थी, सिवाय एक नगर के चनहुदड़ो। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। अब इसके बाद हम लोग सिंधु सभ्यता में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है वो इनके प्रमुख नगर और उनसे जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला नगर है हड़प्पा। हड़प्पा की वर्तमान स्थिति पाकिस्तान में है और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज करवाई थी। ओके। हड़प्पा से जो प्रमुख प्राप्त साक्ष्य है वो है कब्रिस्तान। एक R37 नामक कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है। इसके अलावा सिर के बल खड़ी स्त्री के गर्भ से निकलता पौधे का चित्र भी ये हड़प्पा से हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो ये दो प्रमुख साक्ष्य है जो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। अगला नगर है मोहनजोदड़ो। ये सबसे महत्वपूर्ण नगर है। ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी थे। 1922 में इन्होंने इसकी खोज की थी। इससे एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है और ये लगभग 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा एक स्नानागार था। ठीक है। इसका जो स्नानागार की फर्श थी वो पक्की ईंटों से बनी थी और इसके अलावा सर जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। किसको? स्नानागार को बताया था। ओके। इसके अलावा जो इसकी मोहनजोदड़ो का एक और प्रमुख इमारत थी वो थी अन्नागार। और ध्यान रखिएगा, अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की या सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी, तो आपको बताना होगा अन्नागार। ठीक है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से 10 इंच लंबी कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। 10 इंच लंबी कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा कुछ हम और अन्य साक्ष्य देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनमें सबसे पहले है वक्राकार ईंटें। वक्राकार ईंटें ये चनहुदड़ो से प्राप्त हुई हैं जो कि वर्तमान में पाकिस्तान राज्य में पाकिस्तान में स्थित है। और ध्यान रखिएगा, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सा हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है, इसीलिए मैं आपको समग्र जानकारियां दे रहा हूँ। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन समग्रता से परिपूर्ण होगा, तो आप लोग इसको देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करते चलिए और इसके अलावा शेयर और सब्सक्राइब करिए। जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके। अगला साक्ष्य मनका बनाने का कारखाना। मनका बनाने का कारखाना ये सिंधु सभ्यता में दो जगह से प्राप्त हुआ है। पहला तो चनहुदड़ो जो कि पाकिस्तान में स्थित है और दूसरा लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। ओके। अगला है जुते हुए खेत और लकड़ी का हल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार परीक्षा में आया है। जुते हुए खेत और लकड़ी के हल का साक्ष्य कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है वहां से प्राप्त हुआ है। ओके। अगला है गोदीवाड़ा डॉकयार्ड, या जिसको हम लोग बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह का साक्ष्य सिंधु सभ्यता में एकमात्र साक्ष्य बंदरगाह का लोथल गुजरात से प्राप्त हुआ है। और लोथल की खोज किसने की थी? SR राव। लिख लीजिए, SR राव ने लोथल की खोज की थी। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है ये। और ये किस नदी के तट पर स्थित था? लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था। ठीक है। चलिए, अगला है युगल समाधान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। युगल समाधान का साक्ष्य दो जगह से प्राप्त हुआ है। एक युगल समाधान कालीबंगा से तथा 3 युगल समाधान लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला है पकी मिट्टी का हल और जौ। पकी मिट्टी का हल और जौ ये हमको बनवाली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। और जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि बनवाली हरियाणा एकमात्र ऐसा नगर था जहां पर जल निकास प्रणाली का अभाव था। ठीक है। धान की भूसी का साक्ष्य रंगपुर गुजरात से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल भी गुजरात में ही है। ठीक है। तो चावल लोथल से और धान की भूसी रंगपुर से। देखिए, सिंधु सभ्यता में घोड़े का साक्ष्य सुरकोटदा गुजरात से प्राप्त हुआ है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में घोड़े का प्रचलन नहीं था। हालांकि इसके साक्ष्य सुरकोटदा जो कि गुजरात में स्थित है वहां से प्राप्त हुए थे। ठीक है। अगला है योगी की मुद्रा में एक देवता जिसको पशुपति भी कहा जाता था। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योगी की मुद्रा में एक देवता जिसको पशुपति भी कहा जाता है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और इसके चारों तरफ जो पशुपति योगी थे उसके चारों तरफ 4 जानवर का चित्र है। चीता, भैंसा, गैंडा और हाथी। ध्यान रखिएगा, चीता, भैंसा, गैंडा और हाथी, ये 4 जानवर योगी की मुद्रा में एक देवता है उसके चारों तरफ हैं। ओके।
तो दोस्तों ये तो हो गए कुछ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमुख साक्ष्य। अब इसके अलावा कुछ और प्रमुख जानकारियां हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंधु समाज मातृ प्रधान था। सिंधु समाज मातृ प्रधान था, ठीक है। इसके अलावा सिंधु समाज में सती प्रथा का संकेत, गणिका का प्रथा का संकेत और इसके अलावा नवसारों से स्त्रियों की मांग में सिंदूर लगाए जाने का भी प्रमाण सिंधु सभ्यता में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में मोहरों की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुई है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में मोहरों की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुई है और जो मोहरों पर सर्वाधिक चित्र थे वो एक सींग वाले सांड के थे। यानी जो मोहर पर सर्वाधिक चित्र अंकित किए गए थे वो किसके थे? एक सींग वाले सांड के। इसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह, जिसका निशान ये होता है, आप लोग इसको देखे होंगे घर पर अक्सर ये बनाया जाता है, ये सिंधु सभ्यता की ही देन है, जान लीजिए। स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की ही देन है। अगला है सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा सर्वप्रधान थी। मातृ देवी यानी सिंधु सभ्यता में अगर धार्मिक मान्यता की बात की जाए तो लोग मातृ देवी की पूजा सबसे ज्यादा करते थे। इसके अलावा पशु पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा, इसके अलावा योनि तथा लिंग पूजा का भी प्रधानता थी सिंधु सभ्यता में, ठीक है। कपास की खोज सिंधु सभ्यता में हुई थी, ध्यान रखिएगा, कपास की खोज सिंधु सभ्यता में की गई थी। सिंधु सभ्यता में जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय पद्धति से होता था। सिंधु सभ्यता में व्यापार वस्तु विनिमय पद्धति, यानी उस समय पर रुपए या सिक्के का प्रचलन नहीं था। उस समय वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है कि एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को ले लेना, यही वस्तु विनिमय पद्धति होती है। तो इसी तरह का व्यापार सिंधु सभ्यता में होता था। अंतिम पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था। यह भी परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ या इसका प्रमुख कारण क्या हुआ। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण विभिन्न विद्वानों के अलावा विभिन्न है, लेकिन जो इसका मुख्य कारण है जिसको SR राव और मार्शल दोनों ने सपोर्ट किया है वो था बाढ़। यानी बाढ़ के कारण ही सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। हालांकि ये परीक्षा में खासकर वनडे एग्जाम में जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसमें कम ही आता है, लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में बस इतना ही, इसके अलावा कुछ इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा जो कुछ भी बचा होगा, अगर आपको लगता है इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, या हमारे पढ़ाने के तरीके में कोई कमी है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसकी PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल @अमन स्टडी पॉइंट पर उपलब्ध है, तो वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आज से इतिहास शुरू हो गया है, आप लोग बेफिक्र होकर पढ़िए। और देखिए एक बात और है, जैसे आज मैंने ये सिंधु सभ्यता पढ़ाया तो आप लोग किताब ले लीजिए। जो लोग किताब नहीं लिए हैं वो लोग SK पांडे, वो लोग किताब ले सकते हैं RS पांडे की, और उससे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।